V% solution of NaCl. NaCl का 1.2 W/V% और दूसरा is isotonic with 7.2 W/V% ग्लूकोज. ग्लूकोज का 7.2 W/V% लिया गया और ये दोनों सोल्यूशन कह रहा है कि आइसोटोनिक है. आइसोटोनिक तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है कि नहीं. तो हम लोग बोल सकते हैं कि पाई ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, दोनों बराबर. पाई ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू C फॉर द NaCl इंटू R इंटू T और पाई ऑफ ग्लूकोज विल बी इक्वल टू C ऑफ द ग्लूकोज मल्टीप्लाइड बाई R इंटू T. हम लोग को पता है कि पाई इज इक्वल टू CRT होता है कि नहीं. लेकिन ये जो C ऑफ NaCl है ये तो थ्योरेटिकल है क्योंकि हमें पता है कि NaCl डिकम्पोज करता. तो यहां पर हम लोग को एक I मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. I मल्टीप्लाई कर दिए CRT में तो पाई ऑब्जर्व, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, तो दोनों का ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर ना, ग्लूकोज का ऑब्जर्व्ड और NaCl का ऑब्जर्व्ड. तो NaCl डिसोसिएट करता है तो NaCl का ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल दो अलग अलग चीजें. समझ में आ रहा. यहां पे NaCl को 100% डिसोसिएटेड मत मानना, 100% डिसोसिएटेड नहीं मानना. हो सकता है आंसर में 99% आए, हो सकता है आंसर में 98% आ जाए, लेकिन 100% नहीं आए. हम लोग I मल्टीप्लाई कर देंगे, I इंटू C ऑफ NaCl मल्टीप्लाई RT. RT कट गया. मेरा काम है निकालना मोलारिटी. ग्लूकोज का सबसे पहले निकालो. इसका यह मतलब है कि 100 ml सोल्यूशन में 7.2 ग्राम ग्लूकोज है. 7.2 डिवाइड बाई ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 है कि नहीं. सिंप्लीफाई कर कितना आ रहा. जो भी है 100 ml सोल्यूशन में इतना मोल हो गया है ना. तो 1000 ml में कितना मोल हो जाएगा. 1000 ml सोल्यूशन है, मोलारिटी चाहिए. तो 7.2 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 10, इट विल बिकम 72 बाई 180 है ना. ये आ गया मोलारिटी C ऑफ ग्लूकोज. समझ में आ रहा. 100 ml सोल्यूशन में 7.2 ग्राम ग्लूकोज है तो 7.2 को मोल में चेंज कर लिए तो 1000 ml सोल्यूशन में 1 लीटर सोल्यूशन में जो मोल आएगा वही मोलारिटी होगा. तो C ऑफ ग्लूकोज इज 72 बाई 180. C ऑफ NaCl बिना डिसोसिएशन एसोसिएशन का निकालो मोलारिटी ऑफ NaCl. जैसे यहां निकाले वैसे यहां भी निकालेंगे. यहां भाई 100 ml में 1.2 ग्राम है तो 1.2 डिवाइडेड बाई NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 58.5. 35.5 प्लस 23 58.5. तो 1000 ml सोल्यूशन में कितना होगा 1.2 अपॉन 58.5 मल्टीप्लाइड बाई 10. तो इसकी मोलारिटी आ गई 12 अपॉन 58. लेकिन ये थ्योरेटिकल मोलारिटी आया, मल्टीप्लाइड बाई I कर दिए. यहां से I निकलेगा. I विल बी इक्वल टू 72 बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 58.5 डिवाइडेड बाई 12. दिस इज I वैल्यू. समझ में आ रहा. अब ये अगर I हम लोग एक्चुअल वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो देखो कितना आता है. $72 into 58.5 divided by 180 and divided by 12, it comes 1.95. 1.95. NaCl अगर ब्रेक कर रहा है Na प्लस प्लस Cl माइनस में तो N का वैल्यू कितना लोगे 2 लोगे. I क्या है 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा इज 1.95. 1 प्लस अल्फा इज 1.95. तो अल्फा कितना आ गया देख 0.95. मतलब कि NaCl 95% डिसोसिएटेड था. क्लियर. क्लियर. फिर अगला सवाल था इसमें द कॉम्प्लेक्स K4FeCN6 is 45% डिसोसिएटेड इन a 0.1 मोलल aqueous solution at 27 डिग्री सेंटीग्रेड. What would be the osmotic pressure of this solution? यही है ना 0.1 मोलल. तो K4FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स है जिसकी मोलालिटी 0.1 दिया गया.
लेकिन ये तो ब्रेक करेगा, कैसे ब्रेक करेगा? 4K प्लस और FeCN का होल 6 4 माइनस, ऐसे ब्रेक करेगा ना। क्लियर है? तो इसका n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, 4 प्लस 1 5, n का वैल्यू 5 है ना। तो i कितना आ जाएगा? 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू अल्फा, 45% दिया है तो 0.45 ले लिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 5 20 0 2 4 4 16 एंड 2 18 1.8 दैट इज 2.8। i का वैल्यू 2.8 आ गया इसका। क्लियर? अब ध्यान रहे कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए। पाई ऑब्जर्व विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई पाई थ्योरेटिकल। आई मल्टीप्लाइड बाई पाई थ्योरेटिकल क्या लिखेंगे? सी इंटू आर इंटू टी। सी लेकिन मोलैरिटी होता है, ध्यान रहे। फॉर अ वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन मोलैलिटी और मोलैरिटी बराबर होता है। तो जो मोलैलिटी दिया है उसी को हम मोलैरिटी मानेंगे 0.1। सीधे पाई ऑब्जर्व विल बी 2.8, सी का वैल्यू 0.1 इंटू आर 0.082, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन। इतना आ जाएगा एटमॉस्फेयर में आंसर। टेम्परेचर 25 दिया है, 298। क्लियर एवरीवन? अगला सवाल लिखो। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.122 a solution containing 0.122 gram of benzoic acid, a solution containing 0.122 kg, gram नहीं kg, 0.122 kg of benzoic acid in 1 kg of benzene, in 1 kg of benzene, और ब्रैकेट में लिख लेना बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 353 केल्विन, ब्रैकेट क्लोज्ड। boils at 354.5 Kelvin, boils at 354.5 Kelvin. Calculate the degree of dimerization, calculate the degree of dimerization, calculate the degree of dimerization and the average molar mass of the solute, and the average molar mass of the solute. Calculate the degree of dimerization and the average molar mass of the solute. Given delta H vaporization, given delta H vaporization benzene का 395 जूल पर ग्राम, 395 जूल पर ग्राम, 395 जूल पर ग्राम। सॉल्व करो। तो सवाल दिया हुआ है कि एक सोल्यूशन हम लोग बनाए जिसमें 1 kg सॉल्वेंट है। कौन सॉल्वेंट है? बेंजीन सॉल्वेंट है। और इसमें हम लोग मिलाए हुए हैं 0.122 kg ऑफ बेंजोइक एसिड। और ये सवाल में दे दिया कि ये डाइमराइज करता है, तभी तो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन पूछ रहा है। डाइमराइज करता है, खैर। और इसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी दे रखा है 354.5 केल्विन। सेम अगर बेंजीन अगर लेते तो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट सवाल में दिया हुआ है 353 केल्विन। ठीक, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट जो सोल्यूशन का दिया है वो तो ऑब्जर्व देगा ना, इतना बॉइलिंग पॉइंट पाया गया और बेंजीन का इतना होता है, तो डेल्टा टीबी सबसे पहले निकाल लेंगे। लेकिन ये डेल्टा टीबी हमको पता है कि ऑब्जर्व मिलने वाला है 354.5 माइनस 353 दैट इज 1.5 केल्विन आपको मिला डेल्टा टीबी ऑब्जर्व। समझ में आ रहा है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसी सोल्यूशन का दिया हुआ है, वेपर प्रेशर किसी सोल्यूशन का दिया है, वो सब ऑब्जर्व्ड देगा, थ्योरेटिकल नहीं देगा। थ्योरेटिकल तो आप कैलकुलेट करोगे। समझ में आ रहा है? अब बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 122 होता है, बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 122 होता है।
0.122 kg मतलब 122 ग्राम। 122 ग्राम मतलब इसका मोल कितने हो गए? मोल जो हो गए ये 1 मोल हो गया। लेकिन ऑब्वियसली ये 1 मोल थ्योरेटिकल है। 1 मोल बेंजोइक एसिड मिलाया गया बेंजीन में, ये थ्योरेटिकल है। अब इस 1 को इस्तेमाल करते हुए हम जो भी निकालेंगे वो सब थ्योरेटिकल निकलेगा। 1 मोल 1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में है, मतलब कि मोलालिटी निकल गया 1। मोलालिटी कितना हुआ? 1। लेकिन ये थ्योरेटिकल मोलालिटी हुआ, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 मोल के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, कोई डाइमराइजेशन नहीं हुआ है। समझ में आ रहा बात? मोलालिटी 1, तो ठीक है भाई। तो डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल कितना आना चाहिए? केबी इंटू एम। एम थ्योरेटिकल, केबी निकालेंगे। केबी निकालने का तरीका भी दे रखा है सवाल में। केबी इज बेसिकली आर टीबी का स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78 होता, किलोग्राम में 0.078 डिवाइडेड बाई डेल्टा एच वेपराइजेशन, लेकिन दे रखा है 395 जूल पर ग्राम, लेकिन आपको यहां बिठाना है पर मोल। तो 1 ग्राम बेंजीन जब वेपराइज होता है तो 395, तो 78 ग्राम बेंजीन जब वेपराइज होगा, माने 1 मोल बेंजीन जब वेपराइज होगा तो कितना हीट लिबरेट होगा? ध्यान रखना, 395 मल्टीप्लाइड बाय 78 करोगे तो ये आएगा पर मोल। हमेशा पर मोल बिठाना डेल्टा एच, डेल्टा एफ, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन हमेशा जूल पर मोल में या कैलोरी पर मोल में। ऊपर जूल लिए थे इसलिए नीचे भी जूल रखे। ये आएगा सॉल्व करके केबी का वैल्यू। ये केबी यहां बिठा दोगे, मोलालिटी थ्योरेटिकल कितना है? 1 है, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल। ठीक, डेल्टा टीबी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल, यही होता आई। ऑब्जर्व 1.5 और थ्योरेटिकल कितना आया? केबी के बराबर। आई आ गया 1.5 अपॉन केबी, केबी निकाल चुके हो। अगर ये आई आ चुका है तो आई किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व, और ये बराबर होता है 1 प्लस ऑफ 1/n-1 इंटू अल्फा। एन का वैल्यू कितना लेंगे? 2। तो जब इसको बराबर करके अल्फा निकालोगे तो डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन आ जाएगा। 1 डाइमराइजेशन ना, 1 प्लस 1/n-1 इंटू अल्फा, ऐसे करके। और थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व, थ्योरेटिकल बिठा देंगे 78, तो आपको ऑब्जर्व जो मिलेगा वही ऑब्जर्व जो है वो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है। बोले थे ना, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लोगे। तो सवाल में ये पहचानना है कि कौन सा थ्योरेटिकल कौन सा ऑब्जर्व, अकॉर्डिंगली सवाल को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर एवरीवन? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? कौन सा? ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूट होता। वेरी गुड, 122 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट 122 बेंजोइक एसिड का। बिल्कुल सही। क्लियर? एक मेथड होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने का, जिसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड्स-वेकर मेथड, ओस्टवाल्ड्स-वेकर प्रोसेस। दिस प्रोसेस गिव्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रफ डायग्राम ऐसे बना लेना कि मान लो इस कंटेनर में सॉल्यूशन रखा हुआ है, इसके ठीक बगल वाले कंटेनर में सॉल्वेंट रखा हुआ है, और फिर यहां तीसरे कंटेनर में अनहाइड्रस CaCl2 रखा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट का ध्यान रखना। हम लोग इसके अंदर पास करते हैं एब्सोल्युटली ड्राई एयर। एब्सोल्युटली ड्राई एयर इज पास्ड, और यहां से जो गैस निकला उसको लेके फिर यहां पर हम लोग पास कर देते।
यहां से जो एयर फिर बाहर आया उसको हम लोग इसके अंदर भेज देते, अनहाइड्रस CaCl2 के अंदर। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसा है बेटा। समझ में आ रहा? अब ड्राई एयर जो आएगा वो ड्राई एयर यहां का वेपर्स लेते हुए आगे जाएगा, फिर यहां पर भी कुछ वेपर लेगा और वो वेपर जाकर यहां एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसका वजन में इंक्रीज पाया जाता है, इंक्रीज, गेन इन द वेट। और वो गेन इन द वेट किसके कारण? वेपर को एब्जॉर्ब कर रहा है। और इन दोनों में पाया जाता है लॉस इन द वेट, क्योंकि इनका वेपर्स ड्राई एयर के साथ साथ निकल रहा है। समझ में आ रहा? अब देख, अगर हम सिर्फ सॉल्वेंट में ही अगर ये काम करते, मान ले कि एक ड्राई एयर को पास करते, ड्राई एयर निकल जाता, सॉल्वेंट सब टेम्परेचर T पे है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहां पे जो लॉस इन, यहां जो लॉस इन वेट होता वो प्रोपोर्शनल टू P0 होता, क्योंकि यहां जितना वेपर प्रेशर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ही वो एब्जॉर्ब करता हुआ आगे बढ़ेगा एयर ड्राई। तो यहां प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना? P0। तो जितना वेपर प्रेशर है उसके हिसाब से ही वो एब्जॉर्ब भी करेगा। कम वेपर प्रेशर है तो कम एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा वेपर प्रेशर है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आ रहा? बात क्लियर है? जैसे लॉस इन द वेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी प्रोपोर्शनल टू P, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां क्या है? P। समझ में आ रहा है? उसके बाद लॉस इन द वेट ऑफ सॉल्वेंट प्रोपोर्शनल टू P0 मत बोलना, क्योंकि ये जो एयर निकला वो तो P के प्रोपोर्शनल वेपर लेके निकला ही है। अगर एब्सोल्युटली ड्राई होता तो P0। समझ में आ रहा है? लेकिन ये तो कुछ वेपर लेके निकला ना, किसके प्रोपोर्शनल लेके निकला? P के प्रोपोर्शनल लेके निकला। अब यहां पर कितना एब्जॉर्ब करेगा? वो P0 माइनस P के प्रोपोर्शनल एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि P के प्रोपोर्शनल तो वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका है। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? क्लियर है? और ये जितना टोटल लॉस हुआ वो उतना ही यहां पर क्या हो जाएगा? गेन। तो गेन इन द CaCl2 चैम्बर, गेन इन वेट इन द CaCl2 चैम्बर विल बी प्रोपोर्शनल टू, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा ये? तो हम लोग क्या करते हैं कि X इज देयर फॉर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज देयर फॉर लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय गेन इन वेट इन द CaCl2 चैम्बर। डिवाइड जब कर दोगे तो P0 माइनस P अपॉन P0, एंड P0 माइनस P अपॉन P0 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कॉपी कर लो। लॉस इन वेट सॉल्वेंट का इतना क्यों हुआ? क्योंकि यहां से जो ड्राई एयर आया था यहां पे कुछ वेपर एब्जॉर्ब कर चुका है ना। अगर प्योर ड्राई आता तो P0 के प्रोपोर्शनल करता, लेकिन यहां से प्योर P वाला थोड़ी आ रहा है, तो P एब्जॉर्ब करके आ रहा है, तो यहां कितना एब्जॉर्ब करेगा? P0 माइनस P एब्जॉर्ब करेगा। गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, those gas which can easily be liquefied, those gas which can easily be liquefied, those gas which can easily be liquefied
also gets dissolved more in water. Those gas which can easily be liquefied also gets dissolved more in solvent water. जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकता है, ये पाया गया है कि वो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व भी होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी लिक्विफाइड इजिली, लेकिन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड इजिली। और यह भी पाया गया है कि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर, solubility of CO2 in water is greater than या much greater than solubility of hydrogen or oxygen gas in water. कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाता है। ड्राई आइस -20 डिग्री सेंटीग्रेड में बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर आसानी से लिक्विफाई हो सकता है तो वाटर में भी वो ज्यादा डिसॉल्व भी होता है। ये पाया गया है कि जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाता वो आसानी से और ज्यादा डिसॉल्व भी करता है वाटर में। क्लियर? आगे लिखो। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस। As the temperature increases, the solubility of a gas. As the temperature increases, the solubility of the gas in water decreases. As the temperature increases, the solubility of the gas in water decreases. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का सॉल्युबिलिटी कम, सोल्यूशन से वो गैस बाहर निकलने लगेगा। As the pressure increases, the solubility of the gas increases. As the pressure increases, the solubility of the gas increases. As the pressure increases, solubility of the gas increases. As the pressure increases, solubility of the gas increases. ध्यान रखना कि ऐसे एक क्लोज्ड कंटेनर है, ये है सॉल्वेंट और ऊपर था मान ले कोई गैस, ठीक, एट अ प्रेशर P, एट अ टेम्परेचर T, गैस को जितना डिसॉल्व होना था हो चुका है और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देता है। अपने सोल्यूशन और गैस जो बच गया उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। और इक्विलिब्रियम पे हमेशा सॉल्युबिलिटी पता किया जाता है कि इक्विलिब्रियम पे गैस कितना सॉल्युबल हुआ, कितना गैस सोल्यूशन में है। ये नहीं कि ऊपर कितना गैस है। बात समझ में आ रहा? इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ। जैसे जैसे इस इक्विलिब्रियम में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे इस गैस का, तो ये इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं? तो जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैस का सॉल्युबिलिटी भी बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का सॉल्युबिलिटी घटता है। क्लियर? नाउ दोज गैसेस विच कैन रिएक्ट और आयनाइज इन द सॉल्वेंट, दोज गैसेस विच कैन रिएक्ट और आयनाइज इन द सॉल्वेंट, those gases which can react or ionize in the solvent always gets dissolved more. Those gases which can react or ionize in a solvent always gets dissolved more, like ammonia gas, HCl gas, HCl gas। अमोनिया वाटर में जाते ही अमोनिया और वाटर में रिएक्शन हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, इसलिए अमोनिया बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। या HCl गैस को पानी में भेजो, वो आयनाइज कर जाता, H+ और Cl- में ब्रेक कर जाता। HCl गैस भी बहुत ज्यादा डिसॉल्व करता है वाटर में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उतना डिसॉल्व नहीं करता वाटर में, क्योंकि उसका रिएक्शन नॉट फिजिबल इन वाटर। थोड़ा बहुत कार्बोनिक एसिड मान सकते हैं, लेकिन जो गैस रिएक्ट या आयनाइज नहीं करता सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, और जो गैस आयनाइज या रिएक्ट कर जाता सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रेशर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रेशर। इसी पे बेस्ड एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं हेनरी लॉ। इट स्टेट्स दैट हेनरी लॉ for solubility of a gas in solvent, it states that the mass of a gas, it states that the mass of a gas, it states that the mass of a gas dissolved in a given volume of liquid,
mass of a gas dissolved in a given volume of liquid at constant temperature, mass of a gas which gets dissolved in a given volume of liquid at constant temperature, mass of a gas which gets dissolved in a given volume of liquid at constant temperature is directly proportional to its partial pressure. Directly proportional to its partial pressure. Directly proportional to its partial pressure. Mass of a gas which gets dissolved in a given volume of liquid at constant temperature is directly proportional to the partial pressure of that particular gas. कब? इक्विलिब्रियम पे. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाए तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा k. दिस k इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट. हेनरीज कांस्टेंट. k is called Henry's constant. K is called Henry's constant. So m is equal to k into p. अब देख, मान लो इस लिक्विड वाटर के ऊपर मिक्सचर ऑफ गैस होता. जैसे मान लो ये सॉल्वेंट वाटर, सॉल्वेंट के ऊपर गैस ए भी है, गैस बी भी है, गैस सी भी है, मिक्सचर है एट अ टेम्परेचर टी. ए भी डिसॉल्व करता है, बी भी करता है, सी भी करता है. जितना होना था हो चुका है. इक्विलिब्रियम आ गया. इक्विलिब्रियम आ गया. इक्विलिब्रियम पे जब हम इस सॉल्यूशन का एनालिसिस करेंगे तो मास ऑफ ए डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन विल बी प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. Mass of B dissolved in solution will be proportional to partial pressure of B. Mass of C individually dissolved in solution, partial pressure of C. टोटल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, अपना अपना पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल. समझ में आ रहा? अगर वाटर के ऊपर एयर है तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वही वाटर में ज्यादा भी पाया जाता है. वाटर एटमॉस्फेरिक एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यही मेन 3 कंपोनेंट. कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना? बहुत कम, इसलिए वाटर में भी बहुत कम पाया जाता है. ऑक्सीजन ज्यादा तो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होता है. समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? नाउ दिस लॉ इज नॉट वैलिड इफ Henry's law is not valid if the gas reacts or ionize in solution. ये पहला पॉइंट है. Not valid if के बाद पहला पॉइंट, if the gas ionize or react in a solution. Not valid if temperature is very, very less. Not valid if temperature is very, very less. Not valid if pressure is very, very high. तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा. हेनरी लॉ उन गैसों के लिए वैलिड नहीं है जो गैस सॉल्वेंट में जाते ही जो आयनाइज हो जाते या सॉल्वेंट में जाकर रिएक्शन कर जाते सॉल्वेंट के साथ. ये हेनरी लॉ बहुत ही लो टेम्परेचर पे भी वैलिड नहीं है और बहुत ही हाई प्रेशर पे भी इसका कोई वैलिडिटी नहीं है. मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन, मॉडरेट प्रेशर कंडीशन पे मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर. खैर, अब देखो, मास इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. अगर इस मास को अगर हम उसके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या गैस से अगर हम डिवाइड कर देंगे तब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि हम कांस्टेंट से ही तो डिवाइड कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? और जो गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड था, अगर वो लीटर में था तो पर लीटर हो जाएगा ना. गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी तो वी ऑफ द लिक्विड भी रहेगा डिनोमिनेटर में, लेकिन वो भी कांस्टेंट है क्योंकि गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. तो अल्टीमेटली इस तरफ जो हो गया एक्सप्रेशन वो हो गया एस इज सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर. S इज प्रोपोर्शनल टू P, या लिखेंगे S इज इक्वल टू KP. ये इक्वेशन ज्यादा काम का है, वेर S इज सॉल्युबिलिटी
solubility in moles per liter. S is solubility in moles per liter. तो बता K का यूनिट क्या होना चाहिए इस केस में? यूनिट ऑफ K क्या होना चाहिए? K का यूनिट क्या होना चाहिए? तो मोल्स पर लीटर पर एटमॉस्फियर, इट विल बिकम मोल्स लीटर की पावर -1 एटमॉस्फियर की पावर -1. S is equal to K into P. S is solubility. S is equal to K into P. लेकिन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m इज इक्वल टू Kp से ज्यादा कॉमन इक्वेशन कौन सा है? S इज इक्वल टू Kp, क्योंकि आपको सॉलिबिलिटी ही निकालना पड़ेगा और किसी भी वक्त हम सॉलिबिलिटी किसमें निकला? मोल पर लीटर, उसको हम ग्राम पर लीटर में चेंज कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके. एक और कॉमन फॉर्म देखो हेनरी लॉ का इक्वेशन, दो ही तो इक्वेशन है, S इज इक्वल टू Kp जिसमें पहला है. हमें पता है कि मास ऑफ द गैस प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. क्लियर है? चीज मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर था ना. लिक्विड गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में ये लॉ वैलिड है. तो V लीटर सॉल्वेंट का है वॉल्यूम. मास को हम लोग लिख सकते हैं, इस मास को अगर हम डिवाइड कर दिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी क्या होगा? कांस्टेंट. तो N अपॉन V लीटर हो गया, जो कि हम लोग यहां पर लिखे. S क्या था? N अपॉन V लीटर, उसी को बोल रहे हैं मोल्स पर लीटर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. हम लोग चाहें तो ये लिक्विड का जो वॉल्यूम है इसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें लिक्विड का, तो मास में कन्वर्ट हो जाएगा. और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भी तो कांस्टेंट ही होगा. प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो ये मास ऑफ लिक्विड हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया. मास ऑफ सॉल्वेंट को भी डिवाइड कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से, बिल्कुल किया जा सकता है. ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन पे कोई फर्क नहीं. लेकिन ये क्या बन गया? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. आई कैन राइट इट N अपॉन कैपिटल N इज प्रोपोर्शनल टू P. किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल होता है वाटर में, वेरी वेरी लेस सॉल्वेंट में. मैंने जो सोल्यूशन बनता है इट इज एक्चुअली वेरी वेरी डाइल्यूट, है कि नहीं? मैंने सॉल्वेंट का मोल हमेशा ज्यादा होगा और सोल्यूट का मोल हमेशा, यहां पर अगर हम प्लस N अगर लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो अल्टीमेटली इट विल बिकम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. कहां? इन द सोल्यूशन. ऊपर नहीं, लिक्विड सरफेस के ऊपर मोल फ्रैक्शन नहीं, इन द सोल्यूशन. क्योंकि मास क्या था? डिसॉल्व्ड मास था. समझ में आ रहा है? तो वी कैन राइट X इज प्रोपोर्शनल टू P, या इसी को हम लोग लिख देते हैं P इज इक्वल टू KX. ये सेकंड फॉर्म का इक्वेशन, P इज इक्वल टू KX. यहां भी K क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है. लेकिन K का यूनिट किसमें आएगा? यूनिट ऑफ K एटमॉस्फियर -1. मोल फ्रैक्शन का तो यूनिट ही नहीं होता. ओनली एटमॉस्फियर में, ओनली एटमॉस्फियर में K का यूनिट एटमॉस्फियर में. तो ध्यान रखना दो इक्वेशन, S इज इक्वल टू Kp एंड P इज इक्वल टू Kx. सवाल लिखो, दो ही सवाल करेंगे. Calculate the concentration of CO2. Calculate the concentration of CO2 in a soft drink. Calculate the concentration of CO2 in a soft drink. That is bottled at a partial pressure of CO2. That is bottled at a partial pressure of CO2 4 atmosphere. Bottled at a partial pressure of CO2 4 atmosphere at 25 degrees centigrade. Henry constant 3.1 into 10 की power minus 2. Henry constant 3.1 into 10 की power minus 2.
मोल पर लीटर पर एटमॉस्फियर, मोल पर लीटर पर एटमॉस्फियर। देखिए तो एक सिंपल सवाल है। एक और टाइप का सवाल जो हम दे नहीं रहे, बता दे रहे कि अगर P1 प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी S1 था किसी गैस का, तो उसी गैस का P2 प्रेशर पे कितना सॉल्युबिलिटी होगा? अरे वेरी सिंपल यार, S1 by S2 विल बी इक्वल टू P1 by। तो ये सवाल नहीं दे रहे कि एक प्रेशर पे इतना सॉल्युबिलिटी था तो दूसरे प्रेशर पे कितना सॉल्युबिलिटी होगा, निकल जाएगा। आखिरी सवाल, बढ़िया सवाल। The Henry constant for the solubility of N2 gas in water. The Henry constant for a solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is, at 298 Kelvin is 10 to the power 5 atmosphere. 10 to the power 5 atmosphere. Mole fraction of nitrogen N2 in air is 0.8. Mole fraction of nitrogen in air is 0.8. Calculate the number of moles of nitrogen. Calculate the number of moles of nitrogen dissolved in 10 moles of water. Dissolved in 10 moles of water, dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, and 5 atmosphere pressure of air, and 5 atmosphere pressure of air above water surface. 5 atmosphere of air, at 5 atmosphere pressure of air above water surface. Solve. पहला का आंसर, पहले का आंसर सॉल्विटी निकालना है। के का यूनिट देख, एटमॉस्फेयर पर S इक्वल टू KP का इस्तेमाल करेंगे। के दिया हुआ है, P दे रखा है। S इज इक्वल टू K 3.1 इंटू 10 की पावर -2, 3.1 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 3 12 इंटू 10 की पावर -2, दैट मीन्स 0.124 मोल पर लीटर। आंसर। नेक्स्ट सवाल, वाटर सरफेस के ऊपर एयर है, 298 केल्विन है। एयर में मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का होता है 0.8। ऑलरेडी सब कुछ इक्विलिब्रियम पे है। एयर का प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर है वाटर के ऊपर। तो बताओ 10 मोल वाटर में कितना मोल N2 डिसॉल्व्ड है? सवाल समझा दिए ना। और K का वैल्यू दे रखा है 10 की पावर 5 एटमॉस्फेयर। K का यूनिट देख के समझ में आ जाना चाहिए कौन सा इक्वेशन का इस्तेमाल होगा। P इज इक्वल टू KX। तो जिस गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में, ये कहां रहा था? ऊपर वाला कि सॉल्यूशन वाला? सॉल्यूशन वाला। तो जो गैस का ये मोल फ्रैक्शन है उसी गैस का ये पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। तो अगर टोटल प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर है और मोल फ्रैक्शन 0.8 है, तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना? 0.8 इंटू 5 दैट इज 4 एटमॉस्फेयर।
समझ में आ रहा बात? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लेंगे ना यार, तभी तो एक्स ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा। तो प्रेशर बिठा है 4, के का वैल्यू दे रखा 10 की पावर 5, और मुझे पता है मोल फ्रैक्शन क्या है सोल्यूशन में, n ऑफ N2 अपॉन n ऑफ N2 प्लस n ऑफ वाटर। हमें यह भी पता है कि ये जो चीज होगा वो नेग्लिजिबल होगा, हटा दिए। n ऑफ वाटर कितना 10, 10 पावर 5 डिवाइड बाई 10, 10 की पावर 4, तो मोल्स ऑफ N2 कितना आ गया 4 इंटू 10 की पावर -4। क्या ये हटाने लायक था? बिल्कुल था, 4 इंटू 10 की पावर -4। तो ठीक है भाई, तो ये टॉपिक भी